प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नेचर क्या होता है? एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, किस नेचर का है? अच्छा, जब वो बढ़ता है तो उसे डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में? इसी से जज कर लेंगे। जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होता है तो उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, क्रेडिट में? लायबिलिटी नेचर होती है यार, तुम लोग भी क्या ही करते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी है। अभी ये करते हैं, हमने कल थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, फोर्थ, थर्ड फोर्थ दोनों किए थे? नहीं, फोर्थ नहीं किया था ना, फोर्थ आज करेंगे। फोर्थ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर एंडेड है, डेट क्या है? 31 मार्च। ओहो, एज ऑन, बार बार लिख दिया, एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब हमें पता है कि हमें बस चीजें देखनी है कि क्या चीज किधर आती है, किधर नहीं आती, और उसको बस डालना है। कलर ये वाला, ठीक है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2017, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। शाबाश। टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट क्या था? 10,000। लिख दिया। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न लिखने से पहले सेल लिखनी जरूरी है, तभी तो सेल रिटर्न लिख सकते हैं। अगर सेल ही नहीं लिखेंगे तो सेल रिटर्न कैसे लिख देंगे? तो सेल है 2 लाख, सेल्स 2 लाख रुपीज, इसमें से माइनस कर देंगे सेल रिटर्न विच इज हाउ मच, 5,000। तो 1,95,000 आउटर कॉलम में। ठीक, वैसे ये बाय सेल्स लिखना है, मेरे पास जगह, रुको इसको बाय सेल्स अकाउंट लिखता है। ठीक है, ये हो गया। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं? वेजेस कहाँ लिखूं, इसमें लिखूं या नहीं? सर लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में टू वेजेस। डेबिट सर। सर पहले परचेज नहीं लिखना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ये नीचे, तुम लिख सकते हो ये एक्सपेंस भी पहले। बस हम ये प्रेफर करते हैं कि हम परचेज पहले लिखे, पर ये कहीं रूल नहीं बना हुआ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज है 2 लाख, तो टू परचेज 2 लाख, और इसमें से माइनस परचेज रिटर्न। $2,500, 197,500। ठीक है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है, लिखूं ट्रेडिंग में या नहीं? कल डिस्कस किया था, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है, क्योंकि ये बिना सामान फैक्ट्री तक आए प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, तो ये जरूरी है, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसेंशियल है। कैरेज आउटवर्ड, 1500।
तो मैंने क्या 1500 अच्छा 2000 1500 कैरेज आउटवर्ड है नेक्स्ट, कहाँ लिखूं? सर नहीं लिखा जाएगा। कैरेज आउटवर्ड कल हमने डिस्कस किया था कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो इसमें तो नहीं आएगा। फिर लास्ट फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड वन एंड द सेम थिंग, टू फ्रेट इनवर्ड। $2500 ठीक है। द क्लोजिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। बस, और तो कुछ भी नहीं था। अब बस इसको क्लोज करो। जो बड़ी साइड है उसका टोटल दोनों तरफ लिखो। बड़ा टोटल किसका होगा? बड़ा टोटल मेरे को लग रहा है एक्सपेंसेस ज्यादा, इसमें लॉस है हमें, इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है, तो एक्सपेंसेस ज्यादा थे। हाँ सर एक्सपेंस सही। एक्सपेंस साइड का सम है 197 और 2500, 2 lakhs, 2 lakhs 21, 222 500। एक्सपेंस साइड का सम है 2,22,500, दोनों तरफ यही लिखेंगे। जो बड़ा सम होता है वो दोनों तरफ। अब बैलेंस किस साइड बचता है? क्रेडिट साइड छोटी है ना, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस इस साइड बच रहा है। मतलब क्या है? खर्चे ज्यादा थे, आपके खर्चे थे 2,22,000 के और आपकी इनकम थी 2,15,000, तो आपको लॉस हो गया ना। कितने का? बाय ग्रॉस लॉस 7,500, यही है ना 7,500 ग्रॉस लॉस। क्लियर है सबको? बनाना आ गया ये कैसे बनाते हैं? सर यहाँ पे ग्रॉस लॉस जो लिखा है, सिर्फ लॉस क्यों नहीं लिखा? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लॉस लिखना है। ग्रॉस इसलिए क्योंकि अभी ग्रॉस होता है, नेट लॉस होता है सारे खर्चे माइनस करने के बाद वाला लॉस, और ग्रॉस लॉस होता है सिर्फ अभी जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं। तो अभी तक तो सिर्फ हमने मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपेंसेस माइनस किए हैं। जब हम सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे, P&L के एंड में लिखेंगे नेट लॉस, इसीलिए ग्रॉस लॉस लिखा है। और प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग का, तो उसे भी ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखेंगे, क्योंकि अभी सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए। ठीक है, ये सबने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस 5 कितने हैं ट्रेडिंग के? ये भी ट्रेडिंग ही है ना। मैं आज होमवर्क भी दूंगा ऑब्वियसली, 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, सारे तो अब हम नहीं करेंगे, और आप लोग होमवर्क सबमिट करेंगे अपना। ये था 4th क्वेश्चन, अभी 5th करते हैं। अच्छा, ये मेरे को ये बताओ, ये डेटा तुम्हें क्वेश्चन तो दे रहा है, रियल लाइफ में ये सारी फिगर्स कहाँ से मिलती हैं? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस इसीलिए तो बनाया जाता है, मैंने तुम्हें कल बोला था ना, पहले जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस और फिर ये। तो ट्रायल बैलेंस से ही तो, ट्रायल बैलेंस में टोटल आ जाता है ना, टोटल सेल्स ईयर में कितनी हुई, टोटल वेजेस कितनी थी, ये सारी फिगर्स ट्रायल बैलेंस से मिलती है। फिर उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। तो जैसे ही हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, वो जो भी उसको शो करना होता है रिस्पेक्टिवली, वो उतनी सारी चीजें शो कर देता है।
सर अगर ट्रायल बैलेंस में क्योंकि सर कुछ क्वेश्चंस में होता है ना कि कैपिटल फिर ऐड हो जाती है बैलेंसेस को इक्वल करने के लिए। कैपिटल ऐड हो जाती है मतलब? सर जैसे टीएस ग्रेवाल में ना हाँ जी। टीएस ग्रेवाल में क्योंकि एक क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस जो सेव नहीं आते डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, तो उसके लिए ना कैपिटल ऐड करी हुई है और उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐड कर लो। तो जब तक क्वेश्चन एक में बार ये नहीं ना आदित्य क्वेश्चन भेजना, ऐसे बताना मुश्किल है, क्वेश्चन भेजना फिर बताऊंगा। वो कुछ और चीज होगी जो तुम कह रहे हो, शायद उसमें सस्पेंस का यूज हो, शायद वो देखेंगे जब तुम भेजोगे। अभी ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें कैश परचेज क्रेडिट परचेज, ये दो चीजों का क्या करूं मैं? एक ही कर लो सर। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? व्हाट आर कैश परचेजेस एंड व्हाट आर क्रेडिट परचेजेस? डिफरेंस क्या है? कैश परचेजेस जो कैश दे के हमने परचेज करी है, क्रेडिट परचेजेस जो हमने लोन लिया है क्रेडिटर से। उधार पे खरीदा है, लोन क्या लिया, उधार पे खरीदा हुआ है सामान। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो टोटल परचेज लिखनी होती है ना। वो फिर सर ऐसे अलग क्यों दे रहा है? कंफ्यूज करने के लिए आप सम करो और आप परचेज में डाल दो टोटल अमाउंट। तो ये आप स्टॉक की पोजीशन नहीं बदल सकते, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखे तो ही बेटर है। तो हम स्टॉक के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ देते हैं। इस कलर से लिखें क्या? गंदा कलर तो नहीं है ये? नहीं, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक इसकी जगह छोड़ देते हैं हम और फिर लिखते हैं परचेज। अब टोटल परचेज कितनी है? कैश में 1,50,000 और क्रेडिट में 9, तो 10,50,000। चलो, फिर रिटर्न इनवर्ड्स। व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड्स? क्या होता है ये? सेल रिटर्न। पक्का? ठीक है, तो उसका यहाँ रोल है, अभी यहाँ रोल नहीं है, अभी अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। कैश सेल और क्रेडिट सेल 160 और 11, तो बाय सेल्स अकाउंट 160 और 11 1260। रिटर्न आउटवर्ड्स 10,000। अब मेरे को बताओ, ये क्या, किसमें से क्या माइनस करना है? रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है यहाँ? ये है तो सिंपल सी बात, पर कई बच्चों को समझ ही नहीं आता ये परचेज। अभी ना एक सेकंड शांति रखना। रिटर्न आउटवर्ड्स, सोनिया आप बताओगे रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? ये सेल रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न होता है रिटर्न आउटवर्ड्स? सोनिया? सेल। अच्छा, कैसे? कोई लॉजिक या ऐसे ही याद किया हुआ है? बोलो। सोनिया बताओ, क्या, क्यों? रीजन तो होगा कुछ, क्यों है ये सेल रिटर्न? ऐसे ही बोला? कुछ तो बोल तो लो, क्या हो गया? कुछ तो बोलो, क्यों है ये सेल रिटर्न? कुछ तो रीजन होगा आपका ये बोलने का। सर याद नहीं आ रहा है रीजन। सर ये परचेज रिटर्न होता है। ये परचेज रिटर्न होता है। रीजन नहीं याद तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, फिर आपने आंसर दिया कैसे? आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। रिटर्न कित कल से लेकर के, कल से क्या, कई टाइम से मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है, जब से ट्रायल बैलेंस हुआ है, अभी भी याद नहीं आता है। तुम लोग कर क्या रहे हो घर पे? होमवर्क तो कोई भी नहीं सबमिट कर रहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। होमवर्क तो मेरे पास ट्रायल बैलेंस का भी बस एक आदित्य का आया था और किसी का, या कृति का एक आधा क्वेश्चन आया था। होमवर्क तो कोई भी नहीं कर रहा है। बहुत जरूरी और काम है ना सबको घर पे, बहुत ही ज्यादा काम कराया जाता है सबसे घर पे, पढ़ाई का क्या है? तो समझ में आएगा भी क्या किसी को? ये तो मेरे को वो टाइम नहीं मिल रहा, वो आपके लास्ट टेस्ट चेक करने का, क्योंकि कल टैक्स रिटर्न्स की लास्ट डेट है। एक बार 31st निकल जाए उसके बाद थोड़ा सा टाइम है। मैं सबसे पहले तुम्हारे टेस्ट ही चेक करने वाला हूँ, उसके बाद बात करते हैं। इस संडे तो हम मिल ही रहे हैं, फिर देखते हैं।
आउटवर्ड, ये मैं एक बार ही बता रहा हूँ, अब सबके सब सुन लो, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया और सर आप अब ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं हर क्लास में ये डिस्कस हो रहा है और उसके बाद भी नहीं पता है कईयों को। वो तो आंसर सिर्फ आदित्य या हर्षित कर रहे होते हैं, या कभी माही बोल देती है, कभी कनक, और तो कोई बोलता ही नहीं है, कभी कृति, गुरनूर, बस उसके अलावा 4-5 तो कभी मुंह ही नहीं खोलते, कभी भी नहीं बोलते, नाम ले करके पूछ लो, और बाकी के जो बचे हुए हैं उनका तो पता ही नहीं है कि क्लास में है भी या नहीं है। कंट्रीब्यूशन वैसे, अब अगर मैं यहाँ मैं बैठ करके कुछ और बात कर लूं, मैं क्लब्स की बात करूं, गाड़ियों की बात करूं, तो सबके मुंह चलने लग जाएंगे, तब सबको ज्ञान है, क्रिकेट की बात करें तो सब बोलेंगे, यहाँ पूछ लो क्वेश्चन तो वो तो ऐसे ही है, कोई तो आंसर दे ही देगा, बाकी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, नाम लेके पूछो तो पता चलता है आता ही नहीं है। जब किसी और से ने आंसर दे दिया, तुमने है तो उसने आंसर दे दिया ना, अब रात गई बात गई, अब क्या करना है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि इसका आंसर है क्या। आउटवर्ड, रिटर्न हो रहा है आउटवर्ड, तुम सामान आउटवर्ड जा रहा है तुमसे दूर, तो खरीदा हुआ सामान तुमसे दूर जाता है या बेचा हुआ, जब रिटर्न हो रहा हो तो आपने परचेज किया था, सामान आया था, और फिर आउटवर्ड मूवमेंट होगी ना रिटर्न करते हुए। सेल रिटर्न तो रिटर्न इनवर्ड होता है, क्योंकि आप बेच चुके हो, अब जिसको बेचा था वो तुम्हें दे करके आ रहा है, तो तुम्हारे तरफ इनवर्ड मूवमेंट है। तो रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न होता है, तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो जाता है। परचेज रिटर्न 10,000, तो 1040 बाहर आ गया। ये चीज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में थी, क्योंकि वहां जर्नल आती थी कि रिटर्न इनवर्ड्स रिकॉर्डेड एज दिस, अब तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगा ये चीज क्या है। ये चीज ट्रायल बैलेंस में थी, ये 2 चैप्टर्स में फिर किया क्या और समझा क्या। ऑनलाइन क्लासेस में ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल ना कि मैं हर बच्चे से नाम लेके पूछूं, तो फिर हो क्या रहा है, रिटर्न रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से होमवर्क आना तो बंद ही है, क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं कि एक दिन सर डांटेंगे अच्छी तरह, घर पे फोन करेंगे, उसके बाद हम सुधरेंगे, खुद से थोड़ी ना पढ़ेंगे। वो होमवर्क आना तो बंद ही है, बिल्स में लास्ट होमवर्क सबमिट किया होगा सबने, उसके बाद से तो सभी वेकेशन पे हैं, क्रिसमस ही मन रहा है तब से लोगों का। और अब मतलब अभी तो एक ही चीज पूछी है, और मेरे को पता है, मैं एक सोनिया की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैंने किसी और से पूछ लिया होता तो वो ऐसा ही रिएक्शन होता, पता ही नहीं, 11 खत्म होने वाली है, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड ही नहीं पता क्या होता है। हम्म, तुम जो फीस यहाँ दे रहे हो, उससे अच्छा तो तुम इसका कुछ खा ही लेते, कुछ और कर लेते, ये पैसे तो तुम में से कहीं ने बर्बाद ही कर दिया ना आपने, मेरी पॉकेट ही भर दी तुमने, बस अपने तो अपने पॉइंट से तो बर्बाद ही किया तुमने। जबरदस्ती क्यों पढ़ते हो यार, कोई जबरदस्ती तो कभी की नहीं गई तुम्हारे साथ, तो पेरेंट्स ने की होगी, मेरी तरफ से तो कोई जबरदस्ती है ही नहीं। सेल रिटर्न आपका होता है रिटर्न इनवर्ड, तुमने किसी को सामान बेच दिया था, वो तुम्हें वापस दे रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड हुआ ना, तुम्हारी तरफ रिटर्न ये आई है, तो रिटर्न इनवर्ड 20,000। 12, हो इसका कलर चला गया। ट्वेल्व 40, तो हमने ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये सब डाल दिया। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू फ्रेट इनवर्ड अकाउंट 3000 डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में कि ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों है। कैरेज इनवर्ड 3000, कैरेज इनवर्ड है 3000, तो फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड एक ही बात रहती है। ये भी 3 है, दोनों 3 है। हाँ, वेजेस एंड सैलरीज, हाँ हाँ देखो कौन आया, हरलीन। हरलीन किस टाइम कौन आ रहे हैं सा आप, किस टाइम पे आ रहे हैं आप। फिनाले?
क्यों? सर मेरे को पता नहीं चला, मैं सो गई थी। और कल? कल कल तो मेरे को कहीं जाना। और मेरे को बताएगा कौन ये बात कि आप क्लास में नहीं आएंगे? अचानक से जाना पड़ गया था 6 बजे ही, 5 बजे ही? भव्य नहीं भी कल सर, मेरा absent था। फोन घर पे था, मैं पता नहीं। भव्य भी कल एब्सेंट था, पर उसने मेरे को मैसेज लिखा था कि वो नहीं आएगा। अगर तुम लोग एब्सेंट हो रहे हो तो मेरे को लिखो तो सही, मैं क्लास नहीं रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद तुम शोर मचाओगे कि क्लास नहीं रिकॉर्ड हुई हमारी, क्योंकि तुमने तो मेरे को बताया ही नहीं था कि तुम लोग आओगे नहीं आओगे। मैं क्या एज्यूम करूं एंड पॉइंट पे? और सारी क्लासेस को रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल है ही नहीं, सारी कैसे रिकॉर्ड करता रहूं मैं? फिर उसको मेरे को अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद सारी मैं पब्लिक भी नहीं कर सकता, मेरे को अनलिस्टेड रखनी पड़ती है। अनलिस्टेड की प्रॉब्लम क्या है? लिंक सिर्फ मेरे पास होगा, तुम्हारे पास तो जब मैं दूंगा तब आएगा। फिर तुम एंड ऑफ द ईयर सर इसका लिंक देना, उसका लिंक देना, जितने बच्चे हैं वो मेरा ये खून पीते रहेंगे, सर इसका लिंक उसका लिंक, फिर वो एक नई प्रॉब्लम होगी। तो तुम मेरे को एटलीस्ट सब बताया तो करो। और आज भी आप सो गए थे। अच्छा, कल वाली क्लास देख ली? हाँ जी सर, कैसे देख ली? आपने भी देख ली? आधी देखी आधी। हाँ, और भव्य ने भी देख ली। तो मेरे पास वॉच टाइम पता है उस क्लास पे कितना है? उस पे वॉच टाइम है 69 मिनट्स। वो क्लास है 53। अगर दो बच्चों ने भी देखी हो तो 106 मिनट्स होने चाहिए वॉच टाइम के। तो आप दोनों ने ही पूरी पूरी तो नहीं देखी, थोड़ी थोड़ी देखी। अब मेरे को ये बता दो, भव्य या हरलीन, आप दोनों में से कोई, वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या इनडायरेक्ट होता है? मुझे नहीं पता। नहीं पता। भव्य आपको पता है वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है? ये कल डिस्कस हुआ है इसीलिए पूछ रहा हूँ, कल की क्लास में ये बात डिस्कस हुई है। सर इनडायरेक्ट होता। रीजन बताओ। अच्छा चलो ये बताओ, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? सर डायरेक्ट डायरेक्ट वो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट वो होता है जो ऑफिस वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही है ये खर्चा, या ऑफिस? डायरेक्ट है सर, डायरेक्ट। डायरेक्ट है। वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस है, कल हमने डिस्कस किया था ये। तो कल की क्लास पूरी देखेंगे सब तो समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं रोज रोज नहीं डिस्कस कर सकता ना सेम पॉइंट। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में आएगा। टू वेजेस एंड सैलरी, 4000। वेजेस हम लेबर जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को देते हैं, तो वो कोई ऑफिस थोड़ी ना चला रहे हैं, वो तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स। और जब दोनों लिखे हो सर, यहाँ तो वेजेस भी लिखा है सैलरीज भी लिखा है, तो जो पहले लिखा होता है वो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे हर चीज की क्लासिफिकेशन लिखी है, ढूंढना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, पर तुम इतना तो ढूंढ ही सकते हो। जैसे ये वेजेस एंड सैलरी है, देख रहे हो, ये कल का सर्कल किया हुआ है मैंने, ये कल एक्सप्लेन किया था। तो वो बुक के फर्स्ट पेज में, इस चैप्टर के 61 पेज पे ये सारी क्लासिफिकेशन है। कोई भी चीज हो तुम्हें वहां से मिल जाएगी, प्रिटी मच एवरीथिंग। कुछ स्किप हो गया हो तो कह नहीं सकते, पर मैंने लास्ट ईयर तो कोशिश की थी कि हर चीज उसमें डल जाए। ओपनिंग स्टॉक 150, तो 150, फिर क्लोजिंग स्टॉक 88। अब ये वाला पॉइंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक 88, इसकी दो वैल्यूज लिखी हैं। क्लोजिंग स्टॉक के आगे 88 लिखा है, पर उसके आगे लिखा है बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू इज 84। अब मैं क्या लिखूं? ये कह रहा है 88 है पर मार्केट वैल्यू 84 है, क्या करें? हम क्या लिखें? वो जो कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 था। 84,000 हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है, उस चैप्टर के ये क्वेश्चंस थे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, मार्केट वैल्यू। नहीं, ये लॉजिक नहीं है। अच्छा, पहले इसका मतलब क्या है, कोई ये समझा सकता है? वो लिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक 88 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 84। ये दो वैल्यूज का मतलब क्या है? 88 क्या है और 84 क्या है? ये दो चीजें हैं क्या? कोई भी चीज एक ही प्राइस की होती है ना। जैसे ये फोन, मेरे से पूछोगे ये फोन, मैं बोलूंगा ये फोन 50,000 का है।
तो ये 2 प्राइजेस लिखी क्यों रहा है? 2 प्राइजेस का क्या मतलब होता है? सर इसका मतलब ये है ना कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे ये जो स्टॉक बना था वो उसकी कॉस्ट 88,000 थी और अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो गई है तो 84,000 बन गई है। ठीक है, इस स्टॉक की कॉस्ट है आपके लिए 88, पर इसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो 84 की है। बेचने जाओगे तो 84 का ही बिकेगा। पर अब मैं क्या लिखूं? मेरे को यहाँ पर बाय मार्केट वैल्यू ही नोट करते हैं ना हम तो। नहीं, मेरे को यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। तो मैं अमाउंट क्या लिखूं? 88 या 84? अब तुम में से किसी को, जब सर जो हम कम होता है, जो कम होता है। जो कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का रूल होता है, क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज होंगी हमेशा आपके सामने। एक होगी उसकी कॉस्ट, जैसे सपोजिटली तुम लोग फोन्स बेचते हो, तो तुम फोन खरीदते हो 50 का और मार्केट में उस फोन की वैल्यू है 65,000, तो प्रॉफिट, या हो सकता है कम भी हो, कभी कभी कम हो गई हो कि फोन महंगा रहा है पर वो बिक ही नहीं रहा मार्केट में। तो हम कैसे वैल्यू करते हैं ये हमने डिस्कस किया, और मैंने सबको बोला था वो कॉन्सेप्ट्स वाली जो वीडियोस है ड्राइव पे, वो तो है भी ड्राइव पे, वो 3 क्लासेस वो देखना। अब देखी तो या देखी होंगी, भूल गए होंगे, व्हाटएवर। इस बैच के साथ ये प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। तुम नहीं, ये स्पेसिफिक बैच जो जिन्होंने लेट ट्यूशंस लगाई है, ये कैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि 2-3 महीने में पूरे साल की पढ़ाई हो जाए फास्ट? और दूसरा, ये चीज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ये हमने किया था। जो बाद में आए हैं उनको छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ तो नहीं डिस्कस हुआ होगा। एक चीज हमेशा याद रखो, ये रूल कभी नहीं बदलेगा। क्लोजिंग स्टॉक का एक रूल होता है, कई चीजें हैं ऐसी, कई एसेट्स हैं ऐसे जिनकी 2 वैल्यूज होंगी आपके सामने। एक वैल्यू वो कॉस्ट, जिस वैल्यू पे आपने उसे एक्वायर करा, जितने पैसे आपने दिए जिससे वो एसेट आपके पास आया, कॉस्ट उसे कहते हैं। दूसरा, इसकी मार्केट वैल्यू आज कुछ और है। मोस्ट ऑफ द एसेट्स हमेशा कॉस्ट पे रहते हैं, पर क्लोजिंग स्टॉक का नेचर अलग होता है। क्लोजिंग स्टॉक पे रूल ये लगता है, अगर शॉर्ट में याद करना है तो उसे बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज नोट करो और इसको याद रखना। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये हमेशा याद रहना चाहिए। रूल फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक is valued at lower of market price और cost। LCM क्या हो गया? लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। LCM लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो अगर हमें कभी भी क्वेश्चन दो, देखो अगर तो वो एक ही देता तो कंफ्यूजन है ही नहीं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 20,000, तो क्या कंफ्यूजन? 20,000 एक ही वैल्यू है। पर इस क्वेश्चन में वो 2 वैल्यूज देता है, 88। और ये रूल सिर्फ इस चैप्टर पे अप्लाई नहीं होता, ये पूरी अकाउंटिंग में, सिर्फ 11th भी नहीं, 12th CA कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक का यही रूल है। तो आपको 88,000 उसने कॉस्ट बोली है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ही मार्केट वैल्यू होता है। ब्रैकेट में आगे लिख भी दिया, पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, वो है 84। आपने ये देखना है दोनों में से कम क्या है। तो ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेंगे या उसे हमेशा कॉस्ट पे रखेंगे। दोनों में से जो कम होगा हम उस पे रखेंगे। यहाँ पे कम क्या है? मार्केट वैल्यू 84, तो हम मार्केट वैल्यू पे रख देते हैं 84। ये रूल आया कहाँ से सर? आप कैसे कह सकते हो? आपने किसी बुक से रटा है? सर एक बार रूल वापस दिखा दो। ये लो, मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आती है, तो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसने लिखा सर? आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने। ये रूल क्यों बना? ऐसा क्यों नहीं ठीक है। बना? ऐसा क्यों नहीं बना कि हम कॉस्ट पे रख लें या हम मार्केट वैल्यू पे रख लें? वो डिटेल्ड डिस्कशन का मैटर है, उसको रहने दो। अभी बस रूल याद रखो। ये रूल ऐसा क्यों है ये हम जब सीए कुछ हायर कोर्स करेंगे तब समझेंगे। वैसे और नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये AS2 से आया है। AS2 इन्वेंट्रीज के बारे में बात करता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो ये इस AS में लिखा हुआ रूल है। अब 11th में तुम्हें रूल बता देते हैं, ये तो बताते नहीं किस AS से आया।
ये तुम्हारे टीचर्स बता देंगे तुम्हें कि ये इन्वेंट्री का रूल होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे पूछना ये रूल आया कहाँ से, किसने लिखा ये रूल, वो नहीं बता पाएंगे वो। अब इसमें प्रॉफिट लॉस निकालो, बड़ी साइड कौन सी, सब हो गया ना, हमने सब लिख दिया ना। इनकम साइड बड़ी है सर, कितना है? 13,24,000। 1324। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,24,000, 12 लाख सारा कुछ। 124। इसको कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे ठीक ही होगा क्योंकि आंसर यही है। तो ये, हाँ वो भेजा है फोटो, एक बार देखो। आपने फोटो भेजी है किस चीज की? सर वो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था। अच्छा अबे रुको, 6th क्वेश्चन जल्दी से करेंगे इसको, 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर बाकी होमवर्क में मैं 3 क्वेश्चंस दूंगा। और मेरे को ना होमवर्क चाहिए कल सबका, मैं एंड आई एम नॉट किडिंग। फर्स्ट को तो डांट पड़ेगी नहीं क्योंकि न्यू ईयर है, पहले दिन डांट नहीं खाते, साल खत्म होते होते जरूर खा लेंगे लेकिन। सर क्लास है? कल मेरे को बताओ ये क्वेश्चन क्लास किसने, में ये मानस जी का क्वेश्चन हो सकता है। हाँ जी है, मैं नहीं आऊंगा सर, है ना? सर ट्यूशन का टाइमिंग्स पे है ना? हाँ हाँ, जिस टाइम क्लास होती है उसी टाइम है। ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज trading account for the year ending 31 March 2018। ठीक, अब कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं। फिफ्थ है, हाँ 6th क्वेश्चन। देखो इसमें अलग क्या है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये देखना इसमें जो स्टॉक्स है ना, जैसे ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इंक्लूड कर लेना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स क्या होता है कि आपके पास कुछ सामान है रॉ जिससे आपने फिनिश गुड्स बनाने हैं, और ये भी तो हो सकता है कुछ गुड्स बन के रेडी हो चुके हो पिछले साल जो इस साल ओपनिंग में आ रहे हो, तो वो फिनिश गुड्स हो जाते हैं। क्लोजिंग में आपके पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये हम समझ चुके हैं ये क्या होता है। रॉ मटेरियल जो सामान रॉ है जिससे सामान बनाना है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस वो गुड्स जो बनना स्टार्ट हो चुके हैं पर पूरे कंप्लीट नहीं हुए। जैसे आपने एक कार फैक्ट्री में बनानी शुरू कर दी, अब कार बनने में 7 डेज लगते हैं, और अभी 31 मार्च को ऐसी बहुत सारी 100 कार्स थी जो बन रही थी, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। आप उसे रॉ मटेरियल नहीं बोल सकते क्योंकि अब वो रॉ मटेरियल रहा थोड़ी ना, अब तो कार बननी शुरू हो चुकी है ना। और आप उसे फिनिश गुड भी नहीं कह सकते क्योंकि गाड़ी बनी नहीं है, अभी बन रही है, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और फिनिश गुड्स होता है जितने गुड्स बन चुके हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस जैसे ओपनिंग स्टॉक में 2 है ना, तो यहाँ लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, इसमें लिखो रॉ मटेरियल। अरे यार मेरे को थोड़ा लेफ्ट में लिखना पड़ेगा वरना माउस नहीं लिख पाऊंगा। रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, $40,000 $70,000 110 ओपनिंग स्टॉक, बस ऐसे ही। और क्लोजिंग में भी हम बाय क्लोजिंग लिखेंगे, तीनों लिख देंगे इनर कॉलम में और सम करके बाहर लिख देंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस बाकी जल्दी लिखते हैं। परचेज, अरे यार ये फिगर्स, परचेज क्या है, 180, सेल है 350,
3000 है सेल रिटर्न और परचेज 180 माइनस परचेज रिटर्न 5000 347 wages 65 मानस चलो यही बता दो वेजेस का क्या करूं मैं वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है सर। ओके टू वेजेस अकाउंट 65 और फैक्ट्री एक्सपेंसेस 45 फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो नाम से ही बता रहा है कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट हैं ही। ये भी हो गया ये भी हो गया फ्रेट मानस तुम ही बताओगे ये फ्रेट एक है इनवर्ड एक है आउटवर्ड इनवर्ड है 10,000 आउटवर्ड है 15 मैं इसमें क्या लिखूं ट्रेडिंग में दोनों लिख दूं 25 या कोई एक लिखना है या दोनों ही नहीं लिखने क्या करूं मानस सर इनवर्ड लिख दो। एक सेकंड वेट करना इनवर्ड ठीक इनवर्ड डायरेक्ट है आउटवर्ड नहीं होता है टू फ्रेट इनवर्ड अकाउंट और इनवर्ड है 10 ठीक है फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं इन्हें लिख दो 35 10 55 और क्वेश्चन खत्म बस उसका फिर वो टोटल करना है बाय तो कितनी देर लगी हमें हमने 49 पे शुरू किया था अभी 55 तक ले लो तो अभी 6 मिनट ही हो जाएंगे अगर जल्दी जल्दी करें तो 5-7 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है 35 10 55 80 90 1 लाख अब इनकम साइड बढ़ी है इनकम साइड ही बढ़ी है 447 टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 447 माइनस 110 एक सेकेंड अब मैं कर रहा हूँ पहले बोलते हैं नालायक तुम 65 45 42 हाँ 42 सर क्या आया था डेबिट साइड का 4,05,000 एक्सपेंस का टोटल तो ग्रॉस प्रॉफिट 42,000 हो गया ठीक है
हो गया, 3 क्वेश्चंस हो गए। अब होमवर्क सुनो, ये लिख लिया सबने? इस क्वेश्चन जो इससे पिछला किया था, इसमें ये याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक में जब 2 वैल्यूज आएंगी हमें क्या करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो आप लोअर चूज करोगे। ऐसे मत याद रखना कि हमें या तो मार्केट वैल्यू करनी है या कॉस्ट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दोनों में से कम होगी वो वाली हम लिखेंगे, दूसरी वाली यूजलेस है हमारे लिए। ये क्वेश्चंस तो अब तो ये नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो रही है सीओजीएस वाली। वो सीओजीएस हम कल समझेंगे क्या होता है और फिर क्वेश्चंस करेंगे। अभी देखो, मैं तुम्हें वही बोलता हूँ, पता है कोई भी चीज करने के 2 तरीके हैं। मैं तुम्हें सीओजीएस समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सीओजीएस का एक फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें वो फॉर्मूला दे दूंगा, उसमें वैल्यूज डालो और करते रहो, पर तुम्हें जिंदगी भर कभी समझ ही नहीं आएगा कि उस फॉर्मूला का मतलब क्या है। फॉर्मूला तो तुम्हें बहुत सारे याद है ना, हर क्लास में जब भी नया बच्चा आता है मैं यही बात करता हूँ, तुम्हें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तुम अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, उसमें हजारों फॉर्मूलाज पता है तुम्हें। फॉर्मूला रट करके क्या अचीव करा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यही अचीव करा है ना। समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। सेम यही चीज सीओजीएस या किसी भी चीज के साथ है अकाउंट्स में। देयर इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला बता दूंगा, उसमें वैल्यूज डालो, बात खत्म। क्लास भी छोटी, टाइम भी कम, सब कुछ हो जाएगा। पर जिंदगी भर तुम्हें ये नहीं समझ आएगा कि तुमने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्यों लिखा है, उससे हो क्या रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा बदल दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो तो कभी नहीं समझ आता ना। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं हर चीज। ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। ये जर्नल नहीं करना, ठीक है, जर्नल नहीं करना। ये होमवर्क है 20। तो चलो 3 होमवर्क कर लेते हैं अभी हम। 18, 19, 20 होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पर चलो पहले इतना ले लो, फिर नीचे कर लेते हैं। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो और अब ये नीचे का स्क्रीनशॉट ले लो। 18, 19, 20 ये होमवर्क में। और कल मुझे क्लास से पहले सबका होमवर्क चाहिए एनी हाउ। मेरे पास बहाने नहीं आने चाहिए कि मैं सो गया, मैं यहाँ चला गया, मेरे को ये काम था, मुझे वो काम था। 3 क्वेश्चन तुम अभी कर सकते हो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें। या चलो तुम स्लो हो तो हाफ एन आवर ले लेते हैं, इससे ज्यादा का काम नहीं है ये। अब मेरे को बहानेबाजी नहीं चाहिए कल, ठीक है। मैं इस क्लास को भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, जो एब्सेंट है या किसी को फिर से देखनी हो, जिन्होंने हरलीन जी सो गई थी। हाँ बोलो आदित्य। वो एक बार से ट्राई बैलेंस का बता दो। आदित्य नेक्स्ट क्लास का टाइम है, मैं तुम्हें अलग से ही बता दूंगा कि क्या है, ठीक है। चलो अभी टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे। ओके सर, बाय, थैंक यू। बाय। बाय सर।